केजरीवाल आरएसएस का आदमी है भाई, वो तुम्हारे साथ क्यों चलेगा? जिस कांग्रेस से आज वो कह रहा है, इसी कांग्रेस के खिलाफ तो आरएसएस ने इसको, केजरीवाल को खड़ा किया। ये किसी भी तरह से ये गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। ये ताकत बन रही है तो बनी रहनी चाहिए, जिससे देश को मोदी और बीजेपी आरएसएस नाम की जो गंदगी है, सड़ांध है, इससे मुक्ति दिलाई जा सके। और इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। ये जो एलन मस्क कह के गया कि यार मैं तो मोदी का फैन हूं, वैसे वो बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ उसे मिला होगा तो ही उसके गीत गा रहा है ना। तो अमेरिका दौरा, मतलब अमेरिका में घूम ले, पहले यहाँ देश को तो संभाल ले। देश जल रहा है, देश में बुरी तरह से हिंसा हो रही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, जो कल बैठक हुई अपोजिशन की, कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल ने तो बगावत कर दी थी। केजरीवाल आरएसएस का आदमी है, पहले उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने बुला लिया तो उसकी समझ में आ गई, उसका चेहरा जो नंगा हो गया पहले कि साहब वो क्या है। जो बात वो कह रहा है कि साहब संसद में, पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस ये लेके आई है, उस पर जो बहस हो और उस पर जो वोटिंग हो, उसमें वो कांग्रेस जो उसको सपोर्ट करे। उससे ये पूछो कि कांग्रेस ने पहले भी बहुत से बिलों का जो विरोध किया है, किया नहीं किया, उस सब के बावजूद सरकार के सारे बिल पास हो गए, सब सारे बिल जो पास हो गए, एक्ट बन गए। आज भी आप गणित समझते हो ना, गणित ये सीधा सीधा अंक गणित है कि लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है, पास हो जाएगा, राज्यसभा में उनके पास पूरा गणित है, और उस गणित में बीजेपी के पास विपक्ष से ज्यादा सांसद राज्यसभा में है, जो उनके कोalition वगैरह और जिस तरह से वो सब करती है, ईडी और सीबीआई सबका जो है चक्कर चला के जो वो करती है, तो उसमें वो पास हो जाएगा। ये केवल विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक रणनीति के तहत केजरीवाल काम कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल होल की तरह काम कर रहे हैं, एक छेद कर दे रहे हैं, सारी चीजें बाहर लीक हो जाएं। मेरे कहने का तो यही मतलब है यार, और क्या इसका कुछ और मतलब है? केजरीवाल आरएसएस का आदमी है भाई, वो तुम्हारे साथ क्यों चलेगा? जिस कांग्रेस से आज वो कह रहा है, इसी कांग्रेस के खिलाफ तो आरएसएस ने इसको, केजरीवाल को खड़ा किया। और केजरीवाल कह रहा है कि जहां पे हमारी मतलब गवर्नमेंट है, वहां पे कोई दूसरा ना आए तो पंजाब तुझे छोड़ देंगे। पंजाब में 13 में से 9 सीट तो लोकसभा की जो उसके पास में है, कांग्रेस के पास में, तो तेरे लिए छोड़ देंगे पूरा पंजाब, या दिल्ली छोड़ देंगे। सो ये जो चीज देखिए, जब विपक्ष की एकता की बात है तो हर किसी को इतना सबमिसिबल होना चाहिए, इतना सहनशील होना चाहिए कि एकता टूटे नहीं, बने, उसके लिए काम करें। लेकिन आप एक ऐसा मुद्दा उठाकर, जिस मुद्दे का कोई अर्थ नहीं है, उसे उठाकर आप एक पार्टी विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल यही काम कर रहा है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आप देखिए कि इस जो पार्टी की मीटिंग हुई है 23 तारीख को, विपक्षी पार्टियों की, माननीय नीतीश जी ने कहा कि हर पार्टी का हेड आएगा, नेता आएगा, किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। तो आप देखिए वहां पर लगभग सभी पार्टियों के हेड नेता वहां पर थे। अब अगर आप देखें, लालू जी की तरफ से लालू जी स्वयं वहां पर थे, तेजस्वी भी थे, लालू जी भी थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इसके अलावा टीएमसी की तरफ से आप देखें तो वहाँ पे ममता जी साथ में थी। आप देखें शरद पवार साहब वहाँ पे हैं, वहाँ पे हेमंत सोरेन जी हैं, वहाँ पर आपके स्टॉलिन जी हैं, वहाँ पे मतलब लगभग सभी पार्टियों के हेड वहाँ पर हैं, है ना। उधर से उद्धव ठाकरे हैं, तो सब लोग वहाँ पर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रयास जो शुरू किया गया, उस प्रयास को सम्मान देते हुए, और वो प्रयास सफल हो, सभी लोगों ने वैसा काम किया। और उसमें जो 3-4 बातें हुई, एक तो यही बात हुई कि उसका सम्मान किया गया जो नीतीश कुमार चाहते थे। दूसरा, वहां पे कहा गया कि हम सब इकट्ठे हैं, और ये कहा गया तीसरी बात कि हम इकट्ठे ही चुनाव लड़ेंगे। और चौथी जो बात कही गई, और विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ से राहुल जी ने जो कहा कि हम लचीला रुख रखेंगे, लचीलापन रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहेंगे, हार्ड है तो जम गए तो जम गए, नहीं। ये किसी भी तरह से
ये गठबंधन टूटना नहीं चाहिए, ये ताकत बन रही है तो बनी रहनी चाहिए, जिससे देश को मोदी और बीजेपी आरएसएस नाम की जो गंदगी है, सड़ांध है, इससे मुक्ति दिलाई जा सके। ये उन्होंने कहा है। तो और उसके लिए फिर बहुत जल्दी 12 जुलाई के लिए एक अगली मीटिंग शिमला में करने का जो निर्णय लिया गया। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी काम हुए हैं कल की मीटिंग में विपक्षी एकता के बहुत अच्छे हुए। लेकिन कहा जाता है दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जयंत चौधरी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग मीटिंग में नहीं थे। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया, क्या बात है क्या नहीं। रही मायावती, तो मायावती तो अपनी ही चाल चलती है, और आज की तारीख में मायावती तो बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के एजेंट के रूप में मायावती काम कर रही हैं। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। हो सकता है इससे कुछ लोग नाराज हो जाए, पर इस बात की मुझे परवाह नहीं है, सच बोलना जरूरी है। तो जो बीजेपी कहेगी मायावती वो करेंगी, और मायावती विपक्ष के साथ मिलकर कभी भी गठबंधन में शामिल होगी नहीं। वो अलग उसने राग बजाई दिया कि भाई मैं तो अपना अलग जो है चुनाव लड़ेगी बीएसपी जो है। सो उनके आने ना आने का मतलब नहीं है। और वैसे भी बीएसपी इस समय खत्म होती है, हो चुकी है। मायावती जी का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है। चंद्रशेखर और जयंत चौधरी का क्या रुख देखते हैं? वो तो उनसे पूछो ना, बुलाया नहीं बुलाया। भाई अगर मुझे बुलाते, मुझसे पूछते तो मैं बताता हाँ भाई मुझे बुलाया नहीं बुलाया। तो वो आप उनसे पूछो कि उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया। हाँ, अखिलेश यादव जी वहां पर थे। तो बाकी जो और बातें हैं जो भी हुई हैं एक अच्छे वातावरण में है, और मुझे विश्वास है कि जिस समझदारी से, जिस सिंसियरिटी से विपक्ष के नेता अब चल रहे हैं, विपक्ष की एकता बनेगी और निश्चित रूप से सफल होगी। लेकिन एक सवाल यहां पर है, मैं विपक्ष से आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, सारा विपक्ष भी जुड़ जाए और भी जो इधर उधर हैं वो भी साथ में आ जाएं। अगर ईवीएम रहेगी तो आप इसको बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे, मोदी को नहीं हरा सकेंगे। और इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। ये चुनाव न केवल मोदी के लिए बल्कि भाजपा आरएसएस के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसको जीतने के लिए वे किसी भी हद तक, जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आप उसमें दो चीज आप देखिए, दो चीज जो होने वाली जा रही हैं। एक, ईडी और सीबीआई को बहुत मजबूत किया जा रहा है। तो बहुत संभावना है कि चुनाव से पहले बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं या उनको फाइनेंस करने वाले लोग हैं, वो लोग जेल में नजर आए आपको। तो क्या हमें मानकर अभी सवाल जवाब उसका पूरा नहीं है। दूसरा, जो सोशल मीडिया जो आप लोग हैं, आप लोग ही नंगा करते हो ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो गुलाम हो गया, वो तो दलाली कर रहा है, उसके तलवे चाट रहा है। आप लोग हो जो सरकार को हर जगह नंगा करते हो, सच दिखाते हो। सो आप लोगों को पर लगाम कसने के लिए एक बिल सरकार लाने जा रही है, ताकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसको पूरी तरह से काबू में किया जा सके, इसके मुंह से एक शब्द ना निकले। और तीसरा, ये जो एलन मस्क कह के गया कि यार मैं तो मोदी का फैन हूं, वैसे ही वो बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ उसे मिला होगा तो ही उसके गीत गा रहा है ना। तो उसे जो चाहिए, मोदी ने कह दिया होगा तुझे जो चाहिए तू ले ले यार, मुझे जो चाहिए मुझे दे दे, बात खत्म हो गई। उसे क्या चाहिए? बिजनेस। भारत बहुत बड़ा बाजार है। और मोदी को क्या चाहिए कि जो भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं उनके सारे अकाउंट बंद करो, ताकि उनकी आवाज लोगों तक ना पहुंचे। यही, और क्या बात हुई होगी? ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए ईवीएम के खिलाफ अगर ढंग से लड़े नहीं, ये पूरा विपक्ष मजबूती से नहीं लड़ा, ईवीएम को नहीं हटवाया गया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं पूरा विपक्ष और भी इकट्ठा हो जाए तो भी मोदी को नहीं हरा पाएंगे। मोदी 2024 में जीत के आ जाएगा अगर ईवीएम रहा तो। और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो 40 सीटें बीजेपी को आएंगी नहीं। और ये उस स्थिति में नहीं आएंगी जब 1000 मोदी और 1000 अमित शाह एक सीट पर बैठ जाए तो भी नहीं आने की हैं, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो। लेकिन अगर ईवीएम से हुआ तो मोदी को नहीं हरा सकता। और मोदी अगर जीत के आ गया ईवीएम के रहते हुए 2024 में, इस देश में आप भूल जाइए कि फिर कभी जो है फिर इलेक्शन इस देश में कोई होगा, कहीं विधानसभा का या लोकसभा का या किसी का भी इलेक्शन होगा, और फिर किस तरह से आपको ट्रैक किया जाएगा, कैसे देश किस दिशा में जाएगा, आप भूल जाइए उसमें। सर, अध्यादेश की बात करें तो केजरीवाल ही कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। यार तुम उसकी बात करो, मैं जिसे कह रहा हूँ बीजेपी, वो आरएसएस का आदमी है। वो केजरीवाल आरएसएस का आदमी है, वो उन्हीं की भाषा बोल रहा है, वो यही सारे काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? ये केजरीवाल ही तो है जो गुजरात में गया लड़ने, काय के लिए? कांग्रेस को हराने। चौथी पास राजा कहानी केजरीवाल सुनाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है?
जब आपसे जो अंडरस्टैंडिंग है तो कहे जा तू मुझे गाली दिया जा, तो ये क्या दिक्कत है? पब्लिक को तो गुमराह करना भाई। जो पब्लिक मोदी से खिलाफ है उस पब्लिक को आप विपक्ष के साथ ना चली जाए, वो केजरीवाल के खाते में चली जाए, यही तो काम है और क्या। तो वो जब ही जाएगी ना कि जब गाली दोगे आप, मोदी को गाली देगा, तभी तो जावे चौथी बात राजा बोलेगा। संजय सिंह अडानी का मामला लेकर के आते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है, इसके बाद किस तरीके से पूरा आंदोलन किया जाता है, संसद से लेकर के सड़क तक घमासान होता है, कांग्रेस पार्टी संजय सिंह का समर्थन करती है। तो एक तरीके से जो बीजेपी की नीतियां हैं और उसका पर्दाफाश तो लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह ही अकेला थोड़ी कर रहा है, क्या कांग्रेस नहीं कर रही उसका पर्दाफाश? क्या आरजेडी नहीं कर रही उसका पर्दाफाश? जो है संजय सिंह आगे बढ़ा रहे हैं ना। कौन बढ़ा रहा है? सभी लोग हैं, लेकिन आपको दिख रहा है या आप दिखाना चाहते हैं वो एक अलग बात है। सब लोग उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। क्या उसका पर्दाफाश रवीश कुमार जी नहीं कर रहे? क्या उसका पर्दाफाश पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं कर रहे? क्या अजीत अंजुम नहीं कर रहे? क्या अभिषार शर्मा नहीं कर रहे? क्या आरफा खानम शेरवानी नहीं कर रहे? क्या हम नहीं कर रहे उसका पर्दाफाश? लेकिन आपको पर्टिकुलर आदमी एक दिखाई देता तो क्या करा जाए, या लोगों को दिखाई दे रहा? उसका पर्दाफाश करने वाले बहुत लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया के बहुत लोग हैं जो अडानी वाले मामले में मोदी का और इन सब का पर्दाफाश कर रहे हैं। पहलवानों के केस में अगर देखें सबने पर्दाफाश किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर आदमी है, अगर कोई किसी को दिख रहा है तो उसका क्या किया जा सकता है? तो जब सोशल मीडिया की बात होती है, जिस तरीके से जो संस्थापक हैं ट्विटर के जैक डॉर्सी आरोप लगाते हैं किसान आंदोलन चल रहा था, इसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि कुछ अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए जो सरकार खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिन अकाउंट से कुछ ना कुछ ट्वीट किया जा रहा है। तो क्या लगता है अगर 24 में मोदी की सरकार बन जाती है, एनडीए सरकार देश में आती है, तो सब पर काबू पा लिया जाएगा? 24 तो बहुत दूर की बात है। 24 से पहले, 24 में अगर तुम्हारा मुंह खुला रहा, सोशल मीडिया अगर इसी तरह से बोलता रहा और सोशल मीडिया पूरे देश में दुनिया में सच्चाई को दिखाता रहा, तो मोदी जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो उससे पहले तुम्हारा गला दबाना है, इसीलिए तो कानून बना रहा है जिसका ड्राफ्ट आ जाएगा इसी हफ्ते में। जो जुलाई का पहला हफ्ता है, उसी जुलाई के पहले हफ्ते में उस जो सोशल मीडिया की गर्दन दबाने वाला वो है कानून, उसका जो ड्राफ्ट है, पहला ड्राफ्ट आ जाएगा। अभी आप देखना धीरे धीरे। पहले आपको चुप करना ज़रूरी है। ट्विटर को तो कर लिया, और फेसबुक और वो जो है आपका जो व्हाट्सएप है वो मुकेश अंबानी के पास है ही है ऑलरेडी, वो उसके पास में है। बाकी आप सारे रहे हैं यूट्यूब वगैरह, तो आपका गला दबाने के लिए सरकार इंतजाम करे, आप चिंता ना करो। 24 दूर की बात है आपकी बात। लेकिन सर अगला सवाल, आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2047 तक बीजेपी रहेगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को या अपोजिशन जितनी पार्टियां हैं, इन सबको ईवीएम से लड़ने की जरूरत है, ना कि मोदी सरकार से? 2047 तो बहुत दूर की बात है। अगर 2024 में मोदी जीत के आएगा, इस देश में सिविल वार होगी। आप देखना, आप सिविल वार होगी, बहुत ज़बरदस्त मार काट मचेगी, मतलब, और उसका पूरा इंतजाम ये मोदी कर रहा है। सो आप इस चीज़ को भूल जाइए। मणिपुर में क्या हो रहा दिख नहीं रहा आपको? 50 दिन से मणिपुर जल रहा है और मोदी के पास जरा सा समय नहीं है बोलने के लिए। मन की बात में भी नहीं बोला, वहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा, वहाँ तो बोल सके था, वहाँ भी नहीं बोला। वालों ने खबर को बाइकआउट कर दिया। मोदी जी अमेरिका दौरे पर, इसलिए तो अमेरिका दौरा, मतलब अमेरिका में घूमने पहले यहाँ देश को तो संभाल ले। देश जल रहा है, देश में बुरी तरह से हिंसा हो रही है, देश का एक हिस्सा बुरी तरह से मतलब हिंसा की चपेट में है, और वो चपेट में जिसको चुनाव के दौरान क्या कह रहा है कि दिल्ली अब तक दूर रही मणिपुर से, और मैं जीतने के बाद, मैं बीजेपी जीतने के बाद पूरी दिल्ली को ही हिला कर रख दूंगा। अब एक शब्द भी नहीं बोला। 50 दिन से हिंसा हो रही है, एक शब्द नहीं बोला उसके विषय में। सो ये कहने के, देखिए, मोदी इस धरती पर सबसे झूठा व्यक्ति है, और झूठ आपने कल देखा जब एक सवाल व्हाइट हाउस में उससे एक ही सवाल की बात कि आप एक ही पूछ सकते हो, और उस सवाल का जवाब भी उसने झूठ दिया। सब जानते हैं कि कितनी हिंसा यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर भी झूठ बोला वो। तो धरती पर सबसे झूठा प्राणी अगर कोई है तो वो है मोदी। सबसे ज़्यादा देश को गुमराह करने वाला, पूरी मतलब भारत में सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बेईमान प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो है मोदी। तो मोदी के विषय में कहने से पहले इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। चलिए, जो है कि भानु प्रताप सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आरोप जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट पर, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर लगा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।